आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। 2026 में गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोन्नति योजना किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, श्री भूपेंद्र पटेल, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह या श्री विजय रूपाणी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात विलेज डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ये। गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल ने इस एम्बिशियस स्कीम को आनंद डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया है, बंदरन से, जिसका कोर एम है गाँव को शहरी लेवल की फैसिलिटी देना। इसके पहले फेज में 114 तालुका हेडक्वार्टर विलेजेस कवर किए जाएंगे, जहां रोड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सोलर स्ट्रीट लाइट और ई ग्राम सर्विसेज जैसे अर्बन एम्यूनिटीज डेवलप की जाएंगी। इस इनिशिएटिव के तहत 2666 ग्राम पंचायत घर कम तलाटी एरिया आवास का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 663 करोड़ रुपए में। आने वाले फेजेस में यह स्कीम 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले विलेजेस में भी कवर की जाएगी। ई ग्राम सर्विसेज डिजिटल इंडिया के ई गवर्नेंस कोष का एक हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में किस देश ने पनडुब्बी हाईकुन नारवाल का पहला सफल समुद्री परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया या फिलीपींस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ताइवान। ताइवान ने पहली अपनी इंडिजिनस सबमरीन हाईकुन नारवाल SS-711, जिसे हम नारवाल भी कहते हैं, उसका परीक्षण किया है जनवरी 2026 में। अब कहा जाए तो 29 जनवरी 2026 को। इस सबमर्ज ट्रायल से पहले इसके कई सरफेस सी एक्सेप्टेंस टेस्ट किए गए हैं। यह सबमरीन CSBC कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई है। यह ताइवान की एक स्टेट ओन्ड कंपनी है। कौन सी? CSBC कॉर्पोरेशन। और यह उनके इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसे उन्होंने 2016 में लॉन्च किया था। इसका कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लॉकहीड मार्टिन ने सप्लाई किया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन, जो कि यूएसए की कंपनी है। और इसमें यूएस मेड MK-48 हैवीवेट टॉर्पीडोज लगे हैं। ताइवान का प्लान है कि 2027 तक कम से कम ऐसे 2 सबमरीन बनाई जाएं, जिससे कि ताइवान स्टेट में एक डिफरेंस पैदा किया जा सके। MK-48 टॉर्पीडो जो है फ्रेंड्स, वर्ल्ड के वो बहुत ही एडवांस एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस टॉर्पीडोज हैं। मतलब यह सबमरीन पे भी वार कर सकते हैं, सबमरीन में से, और यह जो जहाज जाते हैं उन पर भी वार कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। IBS प्रोग्राम ताइवान की डिफेंस सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटेजी का एक की पिलर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कब अनिवार्य होगा? आपके ऑप्शंस हैं 2024, 2025, 2026, 2027। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 2027। 1 फरवरी 2000 क्षमा चाहता हूँ, सही जवाब है 2026। 1 फरवरी 2026 से यूपी ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। यह जो नियम है, यह खरीदार और जो बेचने वाले होते हैं, साथ में जो गवाह होते हैं, सब पर इक्वली अप्लाई होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस रिफॉर्म को रजिस्ट्रेशन एक्ट, कौन सा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 69 के तहत इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर्टी फ्रॉड, बेनामी ट्रांजैक्शन और इम्पर्सनेशन को इफेक्टिवली रिड्यूस करना।
साथ ही यह इनिशिएटिव डिजिटल ट्रेड ट्रांसपेरेंसी और लैंड गवर्नेंस को काफी स्ट्रेंथन करता है। आधार ऑथेंटिकेशन UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता है। यूपी इस रिफॉर्म को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के गोल के साथ अलाइन कर रहा है। मैं आपको फिर से कहता हूँ फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर याद रखिएगा। कौन सा? DILRMP। ये क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मतलब PSU को 2026 में लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन हासिल हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, BHEL, ONGC, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आप इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है और यह एक महारत्न PSU है। महारत्न होने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये बहुत सारे जो अपने फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन है वह ले सकता है। इसको एक ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है। उसको हाल ही में फरवरी 2026-27 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए सर्टिफिकेशन मिला है। यह सर्टिफिकेशन सेल को लगातार तीसरी साल मिला है। असेसमेंट से बढ़ सेल ने सेल दर्पण जैसे डिजिटल टूल इंट्रोड्यूस किए हैं जो ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को प्रमोट करते हैं। कंपनी के CMD और वो कौन है? वो है श्री अमरेंदु प्रकाश। श्री अमरेंदु प्रकाश ने इस अचीवमेंट को सराहा है। सेल इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उड़ीसा में समीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नवीन पटनायक, श्री मोहन मांझी, श्री धर्मेंद्र प्रधान या श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री मोहन चरण मांझी ने जनवरी 2026 में एक डिजिटल परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पोर्टल कह सकते हैं, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन अर्थात SFC और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अर्थात CFC फंडेड प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करता है। यह पोर्टल रियल टाइम फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करता है, जिससे ग्रास रूट लेवल पर फंड यूटिलाइजेशन ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करना है। यह पोर्टल लोकल गवर्नेंस, डाटा ड्रिवन और सिटीजन सेंट्रिक बनने की डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग पुश है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार रेजिमेंट की 5वीं बटालियन कहाँ गठित की गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, दानापुर, रांची, गया, पटना। अब फ्रेंड्स, UPSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आपको ऐसे क्वेश्चंस में जाके ट्रैप कर देता है, क्योंकि बटालियन का मामला है और बिहार रेजिमेंट से रिलेटेड है, तो हम ये सोचेंगे कि बिहार का कोई शहर होगा और बिहार के शहर में भी हम ये मान के चलेंगे कि पटना इसका जवाब होना चाहिए और यहीं पे आप UPSC या किसी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि इसका सही जवाब पटना या रांची जैसा बड़ा शहर नहीं बल्कि दानापुर है। ऐसे ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। बिहार की 5th बिहार रेजिमेंट को 28 जनवरी 1963 को दानापुर कैंटोनमेंट में रेज किया गया था, जो कि बिहार रेजिमेंट सेंटर का होम बेस है। इस बटालियन ने 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बिहार रेजिमेंट का मोटो है, कर्म ही धर्म है। दानापुर कैंटोनमेंट जो है फ्रेंड्स, वह एशिया का सबसे ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट है। ये फ्रेंड्स आप याद रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञात रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल कहाँ खोजी गई है? आपकी ऑप्शन है फ्रेंड, आर्टिमीरा गुफा स्पेन, शोवे गुफा फ्रांस, लियांग मेटोडूना गुफा इंडोनेशिया या लास्को गुफा फ्रांस। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, लियांग मेटोडेना गुफा इंडोनेशिया। यह भी एक ट्रैप क्वेश्चन था, क्योंकि हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि ऐसी जगह यूरोप में ज़्यादातर पाई जाती हैं और यही बचपन से यूरोप ने वालों ने पढ़ाया है, पर यह एशिया में है। दुनिया की सबसे पुराना रॉक आर्ट और हैंड स्टेंसिल इंडोनेशिया के कौन सा आइलैंड, सुलावेसी आइलैंड में और मूना आइलैंड में डिस्कवर किया गया है। इस आर्ट को साइंटिफिक डेटिंग के थ्रू बताया गया है कि यह 6000 सॉरी 67,800 वर्ष पुराना है। मतलब इतना पुराना है फ्रेंड्स, ये 67,800 साल पुराना है। यह आर्टवर्क हैंड स्टेंसिल पिगमेंट ब्लोइंग टेक्निक से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है कि वॉल पर रखकर पिगमेंट ब्लो करना। कौन सी टेक्निक? हैंड स्टेंसिल पिगमेंट ब्लोइंग टेक्निक। डेटिंग के लिए यूरेनियम सीरीज एनालिसिस यूज की गई है। फ्रेंड्स, ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये वही हैं, उसी के चित्र मैंने यहाँ पे लगाए हैं। इस डिस्कवरी ने यूरोसेंट्रिक आर्ट हिस्ट्री थ्योरीज को चैलेंज किया है, जो पहले यूरोप को क्रेडल ऑफ आर्ट मानते थे। सुलेसी रीजन में पहले भी 40,000 साल से पुराने केव पेंटिंग पाए गए हैं। हैंड स्टेंसिल जो ये पेंटिंग हुआ करती थी ना फ्रेंड्स, यह सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का एक अर्ली फॉर्म मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत निम्नलिखित में से किसे 4 वर्षों में भारत में 15 शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अमेरिकी निवेश बैंक, जापानी वाणिज्य बैंक, आसियान विकास बैंक या यूरोपियन संघ बैंक। फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि इसका सही जवाब है यूरोपियन संघ बैंक। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के बैंक्स को 4 साल में 15 ब्रांच 4 साल में 15 ब्रांच ओपन करने की परमिशन दी है। यह प्रोविजन इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। इससे पहले GATS अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज के अंदर यह लिमिट सिर्फ 12 ब्रांचेस तक थी, जिसे बढ़ाकर 15 ब्रांचेस तक किया गया है। इंडिया ने बैंकिंग सेक्टर में 14% तक FDI अप्रूव की है और इंश्योरेंस सेक्टर में जो है 100% FDI मंजूर की है। मतलब कोई भी बाहर की कंपनी 14% तक FDI के रूप से बैंक में, इंडिया के बैंकों में आ सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि IP लॉस अनचेंज रहेंगे। EU इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यह पॉइंट आप याद कर लीजिए, यह कहीं भी किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। कौन सा? EU। और FDI रिफॉर्म इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर डीपनिंग को सपोर्ट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में संपन्न भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौता रणनीतिक रूप से भारत को किस उभरते वैश्विक व्यापार जोखिम से बचाने के लिए था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, चीनी डंपिंग प्रथाएं जो चलती हैं, अमेरिकी पारस्परिक शुल्क व्यवस्था जो कि अमेरिका ने लगाई है 50% टैरिफ, WTO विवाद प्रणाली से का पतन, या फिर यूरोपियन संघ कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो इसका आंसर भी बहुत सीधा साधा है फ्रेंड्स। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो है, यह जो USA के द्वारा टैरिफ लगाया गया है उसके एवज में इसको बैलेंस करने के लिए यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काम करता है। तो इसका सही जवाब है यूरोपियन
यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ रेजिम। लगभग 20 साल के नेगोशिएशन के बाद 27 जनवरी 2026 को इंडिया और यूए एफटीए कंक्लूड करे, जो कि जिसकी टॉक्स 2007 में शुरू हुई थी और 2022 में पुनः स्टार्ट हुई थी। बीच में यह बंद हो गई थी। यह एग्रीमेंट 2 बिलियन लोगों को अफेक्ट करता है। मतलब 2 बिलियन कैसे? 1.4 बिलियन भारत के और 0.6 बिलियन यूरोपियन यूनियन से, जो कि ग्लोबल जीडीपी का 25% है। यह जो पॉइंट्स मैं आपको नोट करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको कहीं भी एग्जाम में लिखने के भी काम आ सकते हैं और किसी एग्जाम में किसी तरीके से पूछे भी जा सकते हैं। एफटीए को यूएस प्रोटेक्शनिज्म को काउंटरवार्ट करने के रूप में देखा जा रहा है, खासकर अगस्त 2025 के बाद जब यूएस ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए थे। इस डील से चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी भी एक नया मोटिव है जो कि सॉल्व कर सकती है। यह इंडिया यूएस इंडिया और यूएस ईयू के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ की पूर्व सदस्यीय टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पूनम गुप्ता, सिमरन बाला, अपर्णा कुमार, यशीम शर्मा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सिमरन बाला। यह उनका फोटो है। श्री सिमरन बाला को, जो कि सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं, उनको रिपब्लिक डे परेड 2026 में हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका मिला। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की भी। वो नौशेरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और राजौरी से सीआरपीएफ ऑफिसर में आने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने 147 ऑल मेल सीआरपीएफ कॉन्टिजेंट को लीड किया। यह जो परेड है, यह कर्तव्य पाथ नई दिल्ली पर आयोजित की गई थी। सीआरपीएफ इंडिया की लार्जेस्ट आर्म फोर्स है फ्रेंड, ये बात आप याद रखिएगा। लार्जेस्ट आर्म पुलिस फोर्स सीआरपीएफ है और कर्तव्य पथ को पहले हम राजपथ के नाम से जानते थे। चलिए अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि किस संस्था ने बांस के बाजार तक पहुंच के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको हमने ऑप्शंस दिए थे फ्रेंड, केवीआईसी, एनईसी बीडीसी, नीति आयोग या एमएसएमई मिनिस्ट्री। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एनईसी बीडीसी। एनईसी बीडीसी जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट केन बम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन एनईआर के बम्बू सेक्टर को प्रमोट करता है। यह काउंसिल ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऑल टाइम प्लास्टिक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एग्रीमेंट का मेन एम है बम्बू के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए बेहतर मार्केट एक्सेस करना। यह इनिशिएटिव 82.5 करोड़ बम्बू प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, जो और यह गुवाहाटी में लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स? गुवाहाटी में लॉन्च हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7% बम्बू रिसोर्सेस है। बम्बू को हम ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं। एनईसी बीडीसी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्थात डोनर के अंतर काम करता है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको कल देना होगा या आज देना होगा कमेंट सेक्शन में। वो है बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, प्रसार भारती, एनएफडीसी, सीबीएफसी या स्माइल फाउंडेशन। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कुछ भी हो जाए मन से मत हारिए और लड़ते रहिए, जीत जरूर होगी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।